चैप्टर 7। एक बार रॉबर्ट क्यूसाकी एक स्पीकिंग इवेंट पे गए थे। इवेंट के बाद एक फीमेल रिपोर्टर ने उनका इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू के बाद रिपोर्टर ने उनसे कहा कि वो भी एक दिन उनकी तरह बेस्ट सेलिंग ऑथर बनना चाहती है। तो रॉबर्ट ने उस रिपोर्टर के कुछ आर्टिकल्स पढ़े। वो आर्टिकल्स उन्हें बहुत पसंद आए। तो ऑथर ने उस रिपोर्टर से पूछा किस चीज़ ने उनको रोका हुआ है। तो उस रिपोर्टर ने कहा पता नहीं, सबको मेरे आर्टिकल्स बहुत पसंद आते हैं पर कुछ हो नहीं रहा। फिर उस रिपोर्टर ने रॉबर्ट क्यूसाकी से एडवाइस मांगी। तो रॉबर्ट ने उनसे कहा कि उनको एक सेल्स ट्रेनिंग कोर्स लेना चाहिए। इस पर रिपोर्टर को बहुत गुस्सा आया। उसने बोला कि मेरे पास इतनी सारी मास्टर्स डिग्री हैं, मैं एक प्रोफेशनल हूँ और आप चाहते हैं कि मैं एक सेल्समैन बन जाऊँ। तो ऑथर ने अपनी बेस्ट सेलिंग बुक उठाई और कहा ये देखो, ये मेरी बेस्ट सेलिंग बुक है, ना कि बेस्ट राइटिंग बुक। ये एक एग्जाम्पल है। ऑथर ने अपनी लाइफ में ऐसे बहुत से लोग देखे हैं। लोग भी अक्सर देखते हैं इन लोग के पास बहुत सारा टैलेंट होता है लेकिन ये कभी आगे नहीं बढ़ पाते, ये ज़्यादा रिस्की नहीं बन पाते। राइटर्स, डॉक्टर्स, पेंटर्स, इवन जो मैकेनिक है उनमें भी बहुत टैलेंट होता है लेकिन वो ज़्यादा रिच नहीं बन पाते क्योंकि वो इन स्किल्स को नहीं सीखते जो उन्हें सीखनी चाहिए। आपने कभी मैकडोनल्ड का बर्गर खाया है? चांसेस हो कि आपने खाया हो। क्या आप मैकडोनल्ड से ज़्यादा अच्छे बर्गर बना सकते हो? ज़्यादातर लोग बना सकते हैं लेकिन फिर भी वो मैकडोनल्ड इतना पैसा नहीं कमा सकते क्योंकि उन्हें बिजनेस करना नहीं आता। उन्हें मैकडोनल्ड जैसे मार्केटिंग और सेलिंग करनी नहीं आती। अभी हमने जिस फीमेल रिपोर्टर की बात की वो बहुत अच्छा लिखती है लेकिन उसे सेलिंग और मार्केटिंग नहीं आती। ऑथर कहते हैं सिर्फ अच्छा बर्गर बनाना काफ़ी नहीं है, आपको उसे बेचना आना चाहिए, आपको बिजनेस करना आना चाहिए। मतलब सिर्फ टैलेंट काफ़ी नहीं है, आपके पास और भी स्किल्स होनी चाहिए जिसकी हेल्प से आप उस टैलेंट से पैसे कमा सकें। रिच डैड लर्निंग को बहुत मानते थे। वो रॉबर्ट को भी यही सिखाते थे कि उन्हें सिर्फ एक चीज़ पे ध्यान नहीं देना है, उन्हें डिफरेंट एरिया में डिफरेंट चीज़ें सीखनी है। अगर आप सिर्फ ये सोचोगे कि आप एक अच्छा बर्गर कैसे बना पाओ तो क्या आप इसे रिच हो पाओगे? बिल्कुल नहीं, इसमें और भी बहुत सी चीज़ें आती हैं। ऑथर ने 1969 में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। ग्रेजुएशन के बाद उन्हें स्टैंडर्ड ऑयल ऑफ कैलिफोर्निया में जॉब मिल गई। वहाँ वो साल के $42,000 अर्न कर रहे थे और वहाँ पे उन्हें केवल साल के 7 महीने काम करना पड़ता था, बाकी 5 महीने ऑफ मिलती थी। वो अगर चाहते तो बाकी के 5 महीने में कोई और जॉब कर सकते थे लेकिन वो ऐसा नहीं किए। वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लर्निंग को देते थे, नई नई चीज़ें सीखते थे, नई नई स्किल सीखते थे। जॉब्स में सैलरी बढ़ने के भी चांसेस थे, प्रमोशन के भी चांसेस थे, लेकिन कुछ ही टाइम बाद ऑथर ने वो जॉब छोड़ दी। उसके बाद वो मरीन कॉर्प्स में चले गए। ये देख के उनके पुअर डैड को बहुत गुस्सा आया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि रॉबर्ट ने ऐसा क्यों किया। रिच डैड ऑथर को हमेशा एडवाइस करते थे कि हमेशा सीखने के लिए काम किया करो। जब रॉबर्ट ने रियलाइज़ किया कि उस कंपनी में सीखने के लिए कुछ नहीं था तो वो उस कंपनी को छोड़ दिए। मरीन कॉर्प्स में इसलिए गए क्योंकि उन्हें लीडरशिप की स्किल सीखनी थी। वो लोगों को लीड करना चाहते थे। रिच डैड कहते थे कि किसी भी बिजनेस में सबसे मुश्किल होता है लोगों को मैनेज करना, और इसीलिए रॉबर्ट वो स्किल सीखना चाहते थे। कुछ सालों बाद उन्होंने वहाँ से भी रिज़ाइन कर दिया और उसके बाद वो ज़ीरोक्स में चले गए। ज़ीरोक्स एक सीलिंग कंपनी थी जो प्रोडक्ट सेल करती थी। रॉबर्ट ने 4 साल इस कंपनी में काम किया और वो हर साल टॉप 5 सेलर में आते थे। इस कंपनी में काम करके वो सेलिंग की स्किल सीखी और उन्हें जो सेलिंग से डर लगता था उस डर को भी कम किया। वो काफ़ी कॉन्फिडेंट हो गए और फिर 1977 में ऑथर ने अपनी पहली कंपनी स्टार्ट की। ऑथर के अकॉर्डिंग आपको फाइनेंशियल रिच बनने के लिए ये 4 स्किल्स आपके पास ज़रूर होने चाहिए। पहली है अकाउंटिंग, मतलब कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं उन्हें आपको पढ़ने आना चाहिए। इस स्किल की हेल्प से आपको किसी भी कंपनी की वीकनेस और स्ट्रेंथ के बारे में पता चलेगा। सेकेंड है इन्वेस्टिंग, मतलब ऐसी स्किल जिससे आप पैसा बना सको। थर्ड है अंडरस्टैंडिंग द मार्केट, मार्केट को समझना। ये स्किल इन्वेस्टर के अंदर बहुत होती है। वो प्रेडिक्ट कर पाते हैं कि कब कौन सा शेयर ऊपर जाएगा और कब नीचे जाएगा। फोर्थ स्किल है लॉ, आपको लॉ के बारे में पता होना चाहिए। एटलीस्ट आपके पास कोई एक लॉयर होना चाहिए जो आपको लॉ के बारे में गाइड कर सके। आपके लिए यहाँ एक और एडवाइस है, आप अपनी लाइफ को ठीक से देखें, आप लॉन्ग टर्म की सोचें और उसके लिए आपको कौन कौन से स्किल्स की नीड होगी उस स्किल को सीखें। चैप्टर 8। ऑथर कहते हैं ऐसे 5 कारण हैं जिनके वजह से फाइनेंशियल नॉलेज रखने वाले लोग भी असेट्स को बढ़ा नहीं पाते। पहला डर, दूसरा संकीपन, तीसरा आलस्य, चौथा बुरी आदतें, 5वां जिद। फर्स्ट रीज़न डर। अगर डर की बात करें तो ऑथर कहते हैं वो अपनी लाइफ में ऐसे किसी इंसान से नहीं मिले हैं जो पैसे खोने से डरता ना हो, और ऐसा कोई व्यक्ति मिला भी नहीं है जो आज तक अपनी लाइफ में लॉसेस ना झेला हो। वे कहते हैं पैसे खोने का डर स्वाभाविक है, ये हर व्यक्ति के अंदर होती है, पर समस्या डर नहीं है। समस्या ये है कि आप इस डर का सामना किस प्रकार करते हैं। रिच डैड कहते हैं कि एक पुअर और एक रिच मैन में सबसे बेसिक डिफरेंस यही होती है कि वो अपने इस डर को किस प्रकार सामना करते हैं, किस प्रकार कम करते हैं। रॉबर्ट क्यूसाकी कहते हैं डरना कोई बुरी बात नहीं है, हर व्यक्ति किसी मौके पे डरता है तो किसी मौके बहादुर होता है। वे कहते हैं मेरी फ्रेंड की वाइफ एक इमरजेंसी रूम की नर्स थी। जब वो खून देखती थी तो अपने काम में तुरंत लग जाती थी, और जब मैं इन्वेस्टमेंट की उससे बात करता था तो भाग जाती थी। इसी प्रकार मैं अगर कभी खून देख लेता हूँ तो बेहोश हो जाता हूँ। तो डर सबके लिए स्वाभाविक है,
रिच डैड ने रॉबर्ट से इस डर से बाहर निकलने के लिए एक ही सेंटेंस बोला था, अगर आप जोखिम से घबराते हैं और चिंता करते हैं तो उस काम को जल्दी शुरू कर दें। रिच डैड एक बात और बोलते, हमें सेविंग की आदत डाल लेनी चाहिए। अगर एक व्यक्ति जो 20 साल का है वो सेविंग स्टार्ट कर देता है और एक और व्यक्ति जो 30 साल का है वो 30 साल बाद सेविंग स्टार्ट करता है, तो उन दोनों में बहुत फ़र्क होगा, बहुत बड़ा फ़र्क। जो 20 साल पे सेविंग स्टार्ट कर रहे हैं उसकी सेविंग 30 साल वाले से बहुत ज़्यादा होगी। ऑथर कहते हैं उनके पुअर डैड हमेशा सेविंग की बात को टालते रहते थे, वो कभी इस टॉपिक पे बात नहीं करते थे और शायद इसीलिए वो पुअर रह गए। रिच डैड रॉबर्ट और माइक को हमेशा ये बात सिखाते थे कि लोग हारने से इतना ज़्यादा डरते हैं कि वो सच में हार जाते हैं। रीज़न नंबर 2, संकीपन का सामना करना। हम सभी के मन में ये डाउट होता है कि मैं स्मार्ट नहीं हूँ, मैं पर्याप्त नहीं हूँ, दूसरा व्यक्ति मेरे से बेहतर है। इस तरह की डाउट हमें हमेशा डिमोटिवेट करती है। हम सब अक्सर क्या होगा वाला कॉन्सेप्ट लेके जीते हैं, जिसे हम सोचते हैं क्या होगा अगर इन्वेस्टमेंट कर दिया और लॉस हो गया तो, क्या होगा अगर मेरा कंट्रोल ख़त्म हो जाए, क्या होगा अगर मैं उधार पैसे वापस ना दे सकूं, क्या होगा अगर सारी चीज़ें मेरे प्लान के हिसाब से ना हो रही हो। हमें इस तरह के खुद पे डाउट होते हैं। ऑथर कहते हैं इस तरह के डाउट हमें हमेशा आगे बढ़ने से रोकती है। ऑथर कहते हैं कभी कभी हमारे दोस्त या हमारे कोई करीबी फैमिली मेम्बर्स हमें हमेशा बोलते हैं, वो कहते हैं कि तुम इसे क्यों कर रहे हो, अगर ये इतना ही अच्छा है तो हर कोई इसे क्यों नहीं कर पा रहा है। या वो बोलते हैं तुम सफल हो ही नहीं सकते, तुम्हें पता ही नहीं है तुम किस बारे में बोल रहे हो। ये सारे वर्ड्स इतने तीखे होते हैं कि कभी कभी हम कोई काम शुरू करना भी चाहते हैं तो नहीं कर पाते हैं और खुद के ऊपर डाउट करने लगते हैं। रीज़न नंबर 3, आलस्य, लेजीनेस। ऑथर कहते हैं बिजी लोग बहुत ज़्यादा आलसी होते हैं। हम सबने उस बिजनेसमैन की कहानी ज़रूर सुनी होगी जो पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत करता था, अपने बीवी बच्चों को सुख सुविधाएं देने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करता था। वो ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम करता था और वीकेंड में भी ऑफिस का काम घर पे लेके आता था। एक दिन जब वो घर आया तो घर पे कोई नहीं था। उसकी पत्नी अपने बच्चों के साथ घर छोड़ के चली गई थी। उसे पता था उसकी और उसकी वाइफ के बीच कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, फिर भी वो रिश्ते को टाइम देने की बजाय अपने काम में बिजी रहा और फिर निराश होकर वो अपने काम के प्रति लापरवाह हो गया और फिर उसका काम में मन नहीं लगा, जिसकी वजह से उसे जॉब से निकाल दिया गया। ऑथर कहते हैं कि मैं बहुत से ऐसे लोगों से मिला हूँ जो अपने असेट्स की परवाह नहीं करते हैं और ऐसे भी लोग हैं जो इतने ज़्यादा बिजी हैं कि उन्हें अपनी हेल्थ की भी परवाह नहीं है। दोनों का एक ही कारण है, वो बिजी हैं और वो बिजी रहना चाहते हैं क्योंकि ये किसी चीज़ का सामना नहीं करना चाहते। अगर आप उन्हें एहसास दिलाते हैं तो वो चिढ़ जाते हैं और गुस्सा करने लगते हैं। वो इतने आलसी हो जाते हैं कि जो काम उन्हें करना चाहिए वो करते नहीं हैं और खुद को हमेशा बिजी बताते हैं जबकि वो बिजी नहीं होते हैं। रीज़न नंबर 4, आदत, हैबिट। हमारे जीवन पे शिक्षा से ज़्यादा असर हमारी आदतों का पड़ता है। ऑथर कहते हैं कि जब मैंने अपने रिच डैड से अमीर लोगों की आदतों के बारे में पूछा था तो रिच डैड ने इसका सीधा जवाब देने के बजाय एक एग्जाम्पल दिया। रिच डैड ने पूछा तुम्हारे डैडी बिल कब चुकाते हैं? मैंने कहा महीने की पहली तारीख को। मैंने फिर से पूछा क्या उसके बाद उनके पास कुछ बचता है? मैंने कहा हाँ थोड़ा सा। रिच डैड ने कहा यही मेन रीज़न है जिसकी वजह से उन्हें स्ट्रगल करना पड़ता है, ये उनकी बुरी आदत है। तुम्हारे डैडी सबसे पहले बिल पे करते हैं और खुद को सबसे आखिरी में पे करते हैं। फिर मैंने बोला बिल का भुगतान तो करना पड़ता है, क्या आप कहना चाहते हैं कि बिल का भुगतान ना करें? रिच डैड बोले बिल्कुल नहीं, मैं टाइम से पेमेंट करने पे बहुत विश्वास करता हूँ, लेकिन मैं खुद को सबसे पहले पे करता हूँ। सरकार को देने से पहले मैं खुद को पे करता हूँ। मैंने पूछा अगर आपके पास कुछ नहीं बचता फिर आप क्या करते हैं? फिर भी मैं खुद को सबसे पहले पे करता हूँ, चाहे मेरे पास पैसा कम क्यों ना हो। मेरे लिए सरकार को पेमेंट करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट खुद को पे करना है। फिर मैंने पूछा क्या गवर्नमेंट के लोग आपका पीछा नहीं करते हैं? बिल्कुल कहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट को पे नहीं किया जाए, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि खुद को सबसे पहले पे किया जाए, उसके बाद बचे हुए पैसे से गवर्नमेंट को पे करो। तो मैंने पूछा आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो रिच डैड ने कहा सवाल कैसे करते का नहीं है, ऐसा क्यों करते हैं। तो मैंने पूछा ऐसा क्यों करते हैं? तो रिच डैड ने कहा मैं प्रेरणा के लिए करता हूँ, इंस्पिरेशन के लिए। अगर मैं खुद को पहले पे कर देता हूँ तो गवर्नमेंट को देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं होंगे या बहुत थोड़े से होंगे, जिससे मेरे ऊपर प्रेशर आती है और फिर मैं एक्स्ट्रा कमाने के लिए नए नए तरीके ढूंढता हूँ। मैंने इन लोगों को पे करने के लिए बहुत सी कंपनियां भी खोली है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया है। अगर मैं खुद को सबसे आखिरी में पे करता तो मेरे ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं होता, तो शायद मैं ये इनकम की अदर सोर्सेस नहीं खोज पाता। रीज़न नंबर 5, जिद। ऑथर कहते हैं जिद अहंकार और अज्ञानता का मिला जुला रूप है। वे कहते हैं जो मैं जानता हूँ उससे मेरे पास पैसे आते हैं और जो मैं नहीं जानता हूँ उसकी वजह से मेरे पास से पैसे जाते हैं। हर बार जब मैंने जिद की है तो मैंने पैसा गंवाया है।
ऑथर कहते हैं, मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो अपनी ज़िद का प्रयोग अपनी अज्ञानता को छुपाने के लिए करते हैं। जब मैं किसी से अकाउंटिंग या फिर इन्वेस्टमेंट की बात करता हूँ, वो कन्वर्सेशन में अपनी ज़िद के बेस पर जीतना चाहते हैं, तो मैं समझ जाता हूँ कि जिस टॉपिक में बात हो रही है उस बारे में उन्हें कोई भी नॉलेज नहीं है। टीचर्स हमेशा सजेस्ट करते हैं कि जब किसी टॉपिक के बारे में आपको ज़्यादा नॉलेज ना हो तो उस टॉपिक से रिलेटेड रिसर्च करिए, किसी एक्सपीरियंस लोग से पूछिए या फिर उससे रिलेटेड कोई बुक पढ़िए जिससे आपका ज्ञान बढ़ सके। अगर आपको ऐसे ही और भी डिटेल समझनी चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।